हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं और इनसे हम किस प्रकार से आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं कि सूक्ष्म जीवों का और कहां-कहां उपयोग किया जाता है मनुष्य के लाभ के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाहित मल के उपचार के लिए सूक्ष्म जीव का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। वाहित मल जो होता है यह घरों से निकलने वाले और शहरों से निकलने वाले मवेशियों के, मनुष्य के और अन्य जीवधारियों के मल मूत्र होते हैं। इस वाहित मल में, ये वाहित मल जल जो होता है, इस पानी में, इस जल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसमें बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव जो उन कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने का काम करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव इस जल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब यदि इस जल को, वाहित मल युक्त जल को अगर जलाशयों में बहा दिया जाता है तो जलाशयों में ये सूक्ष्म जीव क्या करते जाएंगे, इनमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते जाते हैं और जिसके लिए वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करने लग जाते हैं, जिसके कारण उस जल का BOD जो होता है, इसका नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी सांद्रता जो होती है वह अधिक हो जाती है। तो इसकी BOD की सांद्रता अधिक हो जाती है। ये BOD क्या होता है इसको देख लेते हैं। एक सूक्ष्म जीव जो होता है, जब वह किसी कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करता है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अब वो क्या कर रहा है, पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उसी की सहायता से वो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करता है। तो अब उस जल में जो अन्य जीव जंतु जो उपस्थित होंगे उनके लिए ऑक्सीजन की सांद्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है BOD। तो BOD जब अधिक हो जाता है किसी भी जल में, तो वह जल जो होता है और उस जल में पाए जाने वाले अन्य जीवधारी जो होते हैं उनके लिए वह नुकसानदायक होता है। साथ ही यदि इस जल को मानव के द्वारा भी ग्रहण किया जाए या किसी अन्य पशु के द्वारा ग्रहण किया जाए तो यह उनके लिए हानिकारक होता है। इसीलिए घरों से निकलने वाले, शहरों से निकलने वाले जो वाहित मल जल होते हैं, इनका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, ताकि इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत ही कम हो और जब इस पानी को जलाशय में बहाया जाए तो वहां पर उपस्थित जीवधारियों को इससे कोई परेशानी ना हो। तो जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं या शहर से निकलने वाला जो सीवेज का पानी होता है, पहले इनको व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर संयंत्र में क्या करते हैं, इसको उपचारित किया जाता है और उसके पश्चात इसके जल को जलाशयों में छोड़ा जाता है। तो इसे कहा जाता है वाहित मल जल का उपचार। तो इसका उपचार जो होता है वह दो प्रकार से होता है। इसमें पहला जो होता है उसको कहा जाता है प्राथमिक उपचार और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है द्वितीयक उपचार। इस प्रकार से दो प्रकार से इनको उपचारित किया जाता है वाहित मल जल को। प्राथमिक उपचार जो होता है इसके अंतर्गत प्राथमिक सेटलिंग टैंक होता है। इस टैंक में जो वाहित मल जल होता है उसको उपचारित किया जाता है और इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए इसमें छनन की प्रक्रिया होती है। पहले इसको छाना जाता है। छानने के क्रिया के कारण इसमें जितने भी ऊपर में तैरते हुए कण होते हैं उन सभी को छानकर निकाल लिया जाता है छनन की क्रिया के द्वारा। उसके बाद होती है अवसादन की क्रिया
और अवसादन की क्रिया जो होती है उसमें जितने भी बड़े बड़े कण होते हैं, रेत है, बालू है, ये सारे के सारे जो होते हैं भारी कण होने के कारण क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जितने भी छन्ने युक्त पदार्थ होते हैं उनको छानकर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से उनको छानकर अलग कर लेते हैं और उसके पश्चात में जितने भी नीचे बैठ गए हैं भारी कण के रूप में, उसको भी क्या कर लिया जाता है, प्राथमिक अवमल के रूप में इसको बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर बालू युक्त जो जल बच जाता है, इसी जल को, ऊपर में जो जल बच गया है उस जल को क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है और उसको किया जाता है क्या, द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार के लिए इनको द्वितीयक टैंक में ले जाया जाता है, जहां वायवीय जीवाणुओं के द्वारा इस जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। इसके पश्चात में जब ये प्राथमिक सेटलिंग टैंक से निकला हुआ जो वाहिदमल जल होता है उसको एक दूसरे टैंक में स्थानांतरित किया जाता है और यह दूसरा टैंक जो होता है यह होता है एक वायवीय टैंक। इस वायवीय टैंक में ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर जब इस जल को प्रवाहित करा दिया जाता है तो यहाँ पर उपस्थित जो वायवीय जीवाणु होते हैं, इन वायवीय जीवाणुओं को वायु प्रदान किया जाता है, हवा प्रदान किया जाता है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। यहाँ पर ये वायवीय जीवाणु जो होते हैं वह अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाते जाते हैं और इस वाहिदमल जल जो होता है इसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है उन कार्बनिक पदार्थों का वह क्या करते जाते हैं, अपघटन करते जाते हैं। यहाँ कुछ संख्या में शैवाल जो होते हैं इनको भी डाला जाता है ताकि ये शैवाल जो है उन जीवाणुओं के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न कर सके। साथ ही यहाँ पर कवक जो होता है वह भी उपस्थित होते हैं। तो कवक और जीवाणु जो होते हैं आपस में मिलकर के फ्लक्स का निर्माण करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से इस स्थान पर ये वायवीय टैंक जो होता है यहाँ पर वायवीय जीवाणुओं के द्वारा जितने भी वाहिद जल में कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको उनके छोटे छोटे घटकों में तोड़ने का कार्य किया जाता है। इसके पश्चात में जो जल होता है इसमें उपस्थित उस जल को एक दूसरी बड़ी टैंक में स्थानांतरित किया जाता है और ये दूसरा टैंक जो होता है वह होता है अवायवीय टंकी के रूप में। एक ऐसी टंकी होती है जिसमें अवायवीय जीवाणुओं को क्या किया जाता है, वृद्धि कराया जाता है। तो यहाँ पर अवायवीय जीवाणु जो होंगे वो क्या करते जाएंगे, वृद्धि करते जाएंगे और अवायवीय जीवाणु जो होंगे वह इस वाहित मल जल में जो भी बचे हुए शेष पदार्थ होंगे उनको बायोगैस के रूप में क्या कर देंगे, परिवर्तित करते जाएंगे। और इस प्रकार से जो जल शुद्ध होकर के बाहर निकल रहा है इस जल को क्या किया जाएगा, क्लोरिनाइजेशन किया जाएगा। क्लोरीन मिला करके फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, किसी न किसी जलाशय में या नदी में बहा दिया जाएगा। इस प्रक्रम में जितने भी नीचे बचे हुए जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो बालू होते हैं या रेत के कण होते हैं, वे शेष रह जाते हैं। इनको बाहर निकाल लिया जाता है और इनको खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से तो इनको अलग से एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वाहिदमल जल जो होता है इसमें उपस्थित जितने भी हानिकारक पदार्थ है उनको क्या किया जा रहा है, कम से कम किया जा रहा है। तो वायवीय टैंक में जीवाणुओं के द्वारा जब किसी कार्बनिक पदार्थ का अपघटन किया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती जाती है। तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती जाएगी तो जीवाणुओं की संख्या जो होगी वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर उसके BOD को चेक कर लिया जाता है
कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है, और उसके बाद में उस जल को अवायवीय टैंक से गुजारने के पश्चात क्लोरिनाइजेशन करके उसको जलाशयों में छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है यह तो सभी स्थानों पर इनका उपयोग किया जाना चाहिए, परंतु हर शहर में या हर वह स्थान जहाँ पर वाहित मल जो होते हैं वह जलाशय में छोड़े जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के संयंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं या इनको बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण जलाशयों का जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार के संयंत्र का उपयोग करते हुए वाहित मल जल का उपचार किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण भी कम हो सके और मनुष्य तथा अन्य जीवधारी जो इस जल का उपयोग करते हैं उनमें भी किसी प्रकार की हानिकारक बीमारी ना हो। सूक्ष्म जीवों का एक अन्य स्थान पर इसी प्रकार से उपयोग किया जाता है जो कहलाता है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस जो होते हैं एक प्रकार के ऐसे गैस होते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होते हैं। इस बायोगैस में मुख्य रूप से जो गैस होता है वह होता है मीथेन के रूप में। इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उपस्थित होते हैं। ये बायोगैस जो होता है वह कुछ जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मेथेनोजेन कहलाते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं, मेथेनोजेन जीवाणु जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब सेल्यूलोज जैसे पदार्थों का अवायवीय अपघटन करते हैं तो इनके अवायवीय अपघटन के परिणाम स्वरूप, चूंकि ये उपापचयी क्रियाएं करते हैं, इनके उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वो अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो और उत्पाद बनते हैं उसमें से ये 3 गैस जो होती है वो मुख्य होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में बनती है मीथेन गैस। तो यह गैस जो होता है वह बायोगैस संयंत्र में ऊर्जा उत्पादक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे मेथेनोबैक्टीरियम का। ठीक इसी प्रकार से जो जानवरों के गोबर होते हैं उससे भी मीथेन गैस जो होता है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, उत्पन्न किया जाता है। तो इस बायोगैस संयंत्र में एक बहुत बड़ा टैंक होता है जो लगभग 10 से 15 फीट गहरा होता है और इस टैंक में ही डाला जाता है गोबर को, इसमें रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इसके ऊपर में एक सचल ढक्कन होता है, इस प्रकार से एक सचल ढक्कन पाया जाता है जो घूम सकता है। इस प्रकार का एक ढक्कन पाया जाता है जिसे कहा जाता है गैस होल्डर। इस गैस होल्डर में एक पाइपलाइन लगी हुई होती है और ये पाइपलाइन जो होती है गैस को जहां तक सप्लाई करना है वहां तक लगी हुई होती है, जहां तक उस गैस को पहुंचाना है वहां तक ये लगी हुई होती है। यहाँ पर एक तरफ से क्या किया जाता है, गोबर को घोल करके इस भाग तक पहुंचाया जाता है, इस प्रकार से पहुंचा दिया जाता है। दूसरी तरफ से यहाँ पर उपस्थित जितने भी अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए एक दूसरा टैंक होता है, यहाँ से इसको बाहर निकाला जाता है। इसको कहा जाता है स्लज, इसको कहा जाता है डाइजेस्टर, ये है इसको कहा जाता है गैस होल्डर। यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं जो गैस, वो गैस जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं किसके, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के। ये जो होता है वह कहलाता है, यहाँ पर गोबर और जल जो होता है उसको मिक्स करके फिर डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर होता है गोबर और जल, दोनों यहाँ पर घुली व्यवस्था में होते हैं और उसी को डाइजेस्टर तक पहुंचाया जाता है।
यहाँ पर शेष जो बचा हुआ गैस प्रोड्यूस होने के पश्चात में शेष बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको खाद के उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसे स्लश टैंक से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक सचल ढक्कन गैस होल्डर जो होता है, यहाँ पर जो निकास नली होती है, इस निकास नली को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है जहां तक उस गैस को पहुंचाना होगा। तो जो गैस जो है वह जहां तक उसको पहुंचाना है वहां तक इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। इसके साथ जैव उर्वरक के रूप में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। उर्वरक जो होते हैं एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। अब लोगों के द्वारा रासायनिक पदार्थों को भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हालांकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, परंतु साथ ही ये पदार्थ बारिश के पानी के साथ नदियों में या जलाशयों में पहुंच जाते हैं या आहार श्रृंखला के माध्यम से यह जीव जंतुओं के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं और हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसमें से मुख्य रूप से जो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सम्मिलित रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं उसमें एक जीवाणु होता है, वह कहलाता है नील हरित शैवाल, जिसको एक और नाम से कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया या साइनो जीवाणु इसको कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जो होते हैं वह होते हैं एक सहजीवी जीवाणु के रूप में जो किसी न किसी पादप के साथ में रह करके उनके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और तीसरे होते हैं मुक्त जीवी जीवाणु जो जमीन पर स्वतंत्र रूप से रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एक होता है कवक, ये कवक जो होता है ये बनाता है माइकोराइजा या कवक मूल का निर्माण करता है। तो कहीं न कहीं ये सभी के सभी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह किसी पौधे के लिए लाभदायक होते हैं, उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो नीलहरित शैवाल जो होते हैं इनको उर्वरक के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो धान के खेतों में या धान की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना है तो उसके लिए नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। ये साइनो जीवाणु जो होते हैं वहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की उपस्थिति को बढ़ाते हैं, जिसके कारण फसल जो होता है वह अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। दूसरा सहजीवी जीवाणु होता है, उसमें एग्जाम्पल है राइजोबियम का। राइजोबियम जो है वह एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है जो दाल वाली जो फसलें होती हैं, जो दलहन फसलें जो होती हैं, इनकी जड़ों में यह पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। और यह वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को यह करता है स्थिरीकृत करता है और पौधे को प्रदान करता है और बदले में पौधे जो होते हैं इनको भोजन और आवास प्रदान करते हैं। मुक्तजीवी जीवाणु जो होते हैं इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं क्लॉस्ट्रिडियम या एजोटोबैक्टर। ये भूमि में जमीन में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं जो जमीन में और वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और फसलों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। कवक माइकोराइजा के रूप में, कवक मूल के रूप में ये जिम्नोस्पर्मी पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में यह सहजीवी के रूप में पाया जाता है और साथ साथ रहते हैं, जिसमें कवक होते हैं। ये कवक जो होते हैं उस पौधे को जल प्रदान करने का काम करते हैं और बदले में उस पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ इन सूक्ष्म जीवों का जब उपयोग किया जाता है तो जहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर वह किसी को भी वह नुकसान नहीं पहुँचाता है और यह पोषण मान को बढ़ाने का काम करता है।
तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।